जय शिव गोरक्ष, जय गुरु गोरक्षनाथ। शुभ करना हो तो देर मत करना, अशुभ करना हो तो शीघ्रता मत करना। प्रेम आए तो अभी कर लेना और क्रोध आए तो कहना कल कर लेंगे। और कल का क्या भरोसा, आए या ना आए। तो चलो हम शुभ कार्य की शुरुआत इस बात से करते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में कुछ यत् किंचित बदलाव हुआ है। उस यत् किंचित बदलाव से आप रूबरू हो पाएं, इसके निमित्त इस क्लास का विधान किया जा रहा है। सिलेबस के नाम पर ज़्यादा चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि कुछ लोगों ने पाठ्यक्रम के नाम पर भोकाल खड़ा कर रखा है, उस भोकाल से आप दूर रहिएगा और इसका तथ्यात्मक विश्लेषण और किस प्रकार हमें पढ़ना है उस पर हमें गौर करना। साथियों, दोस्तों, विद्यार्थियों, मैं आपका डॉक्टर साहिल सर आपको इन तमाम तथ्यों से रूबरू करवाऊंगा जिन पर हमें बातचीत करनी चाहिए। रूबरू में दोनों ही रू बड़े आएंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द छोटा रू एंड बड़ा रू। जब इसको घुमा दिया जाता है तो ये बड़ा हो जाता है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के मार्फत जो सिलेबस का विग्रह किया गया है उस विग्रह पर हम लोग बातचीत करें। पेपर सेकंड हिंदी साहित्य की मैं बातचीत आपसे कर रहा हूं। तो खंड प्रथम का जो विधान किया गया है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, उसमें एक तथ्य एज इट इज रखा गया है ज्यों का त्यों, अर्थात स्वर, व्यंजन और उनका वर्गीकरण, उच्चारण स्थान इत्यादि पर बातचीत होगी। ये पूर्व में आपके था। एक नया टॉपिक इंक्लूड किया है, कोश क्रम। कोश क्रम, कोश क्रम का मतलब होता है डिक्शनरी ऑर्डर। इसका तात्पर्य है डिक्शन एंड फिक्शन। डिक्शन यानी डिक्शनरी में शब्दों का फिक्शन किस प्रकार से होता है उस पर बातचीत की जाती है। यानी इसमें डिक्शनरी ऑर्डर पर बातचीत होगी कि डिक्शनरी में जो शब्द विधान होता है वो किस प्रकार से निश्चित किया जाता है। यानी शब्दों का जो डिक्शनरी में डिक्शन होता है फिर उसका किस प्रकार से फिक्शन होता है, उस फिक्शन पर बातचीत की गई है। राइट। कोश, कोश पर आप ध्यान दें, यानी शब्द कोश। इस कोश का तात्पर्य है शब्द संग्रह से है। इसका तात्पर्य शब्द संग्रह। अगर आप इसको ये कोश कर देंगे दूसरा से तो इस कोश का मतलब हो जाएगा भंडार या आगार। भंडार या आगार। अगर आप इस कोश की तरफ चले जाएंगे तो ये पैमाना है। ये क्या है? दैट इज कॉल्ड पैमाना, अर्थात दूरी का मापन। राइट। शब्दों में अंतर समझिएगा। इसका अर्थ है दूरी का मापन। ये तीन शब्द हैं, इनमें सूक्ष्म अंतर है, तो उस अंतर को भी आपने समझा। हमें इस पर रहना है। शब्दकोश की बातचीत हो रही है। किसकी बातचीत हो रही है? शब्दकोश की बातचीत हो रही है, जिसमें डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है। यानी आपको हिंदी का शब्दकोश देखना है तो किसी शब्द को आपको ढूंढना हो तो हजारों शब्द होते हैं एक वर्ण पर आधारित, 3-3 हजार शब्द होते हैं एक एक वर्ण पर आधारित, 10-10 हजार शब्द होते हैं एक एक वर्ण पर आधारित। तो कहाँ ढूंढोगे? ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। तो ढूंढने का तरीका क्या है? तरीका है उसका फिक्शन किस प्रकार से किया जाता है। ये फिक्शन ही उसको ढूंढने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बातचीत करूं तो पहले मान लीजिए कै को लेते हैं, तो पहले कै और ऊपर अनुस्वार है। अनुस्वार आधारित कै पर अगर बिंदु लगी हुई है तो ये सबसे पहले वाले स्थानों में मौजूद होगा, यानी शुरुआती 3-4 पन्नों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर कै पर चंद्र बिंदु है तो ये इसके बाद का स्टेप है। यानी चंद्र बिंदु आधारित कै पर जो शब्दावली है उन शब्दों का की योजना अनुस्वार वाले के बाद में होगी। इसके बाद में आपको मान लीजिए विसर्ग है, कै के सामने हो किसी के सामने हो तो उसके बाद विसर्ग आधारित शब्दावली आपको मिलेगी। इसके बाद आपको शुद्ध रूप से कै पर आधारित
शब्दावली, मान लीजिए 10,000 तक शब्दावली है, लास्ट मान लीजिए आपको कऊ तक मिल जाएगा, इसमें कहाँ तक मिल जाएगा, कऊ तक। इसके बाद होगा आधे कै पर आधारित शब्द। आधे कै पर आधारित शब्द जैसे क्या, ये आधे कै पर ही है। जैसे क्रम, तो क्रम को आप यहाँ नहीं ढूंढे, यहाँ हजारों शब्द होंगे बीच में, लेकिन आप उसको वहाँ ढूंढे नहीं, क्योंकि इसमें आधा कै है, पूरा रह है और मैं, यानी अर्धाक्षर कोई भी हो। कै को तो हमने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। किसी भी वर्ण को ठीक इसी डिक्शन में और इसी फिक्शन में आपको देखना है, राइट। इसी ऑर्डर में आपको किसी भी अल्फाज को आपको इसी ऑर्डर में देखना है। दूसरी बात, जब आप वर्ण विधान पढ़ते हैं या वर्ण व्यवस्था आपने पढ़ी है, तो जय के बाद जो है गे पर आधारित शब्दावली आएगी, इसका भी आपको ध्यान होगा। इसके बावजूद बाद आएगी झय पर आधारित शब्दावली, तो ये आपको ध्यान रखना है। गे को क्या करते हैं विद्यार्थी डिक्शनरी में लास्ट में ढूंढते हैं, नहीं, ये च परिवार का ही सदस्य है और जिसका अनुक्रम है, यानी किसके बाद आएगा, ये जय के बाद इसकी एनालॉजी है। इसकी जो एनालॉजी है वो किसके बाद है, जय के बाद में है। मान लीजिए आपको अक्षय ढूंढना है, तो अक्षय जो है कै के बाद आएगा अक्षय, और इसके बाद आएगा ख। ये अनुक्रम है, ये इसका अनुक्रम है। कै के बाद क्षय लास्ट में। सर लास्ट में क्यों आएगा, लास्ट में यहाँ इसलिए आएगा क्योंकि इसमें आधा कै प्लस पूरा से, तो अक्षय पर आधारित शब्दावली यहाँ से स्टार्ट, कै में यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें आधा क्या है, कै, और आधा का कै कहाँ पर है, लास्ट में। तो यहाँ भी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कै परिवार में ही अक्षय वर्ण पर आधारित शब्दावली की योजना होगी, और च परिवार में गे आधारित शब्दावली की योजना जय के पश्चात होगी। सर जय के पश्चात क्यों होगी, क्योंकि इसमें आधा जय और पूरा ई है, राइट। तीसरी बातचीत जो है वो तय पे कर लेते हैं। अर्धाक्षर तय प्लस रै, दैट इज कॉल्ड त्रय। ये त्रय है, जो ऐसे लिखते हैं ना जेड़ी के सिंगों की तरह, टोटली रॉन्ग है। और तय है, तय में हमें रै लगाना है, लेकिन पहले तय पर आधारित सारी शब्दावली आ जाएगी, इसके बाद में आधे तय पर आधारित शब्दावली शुरू होगी लास्ट में। जैसे मान लीजिए तवरी तय, तो ये लास्ट में आपको ढूंढना है आधा तय, और इसी क्रम में आगे जाकर आपको त्रय पर आधारित शब्दावली मिलेगी, और उसके बाद आपको थय पर आधारित शब्दावली मिलेगी। तो इस प्रक्रिया को डिक्शन का फिक्शन कहा जाता है। पहले शब्द आता है, फिर उस शब्द का स्रोत आता है। सर ये शब्द कहाँ से लिया गया है, कौन सी भाषा का है, फिर उसका व्याकरणिक रूप भी साथ में आता है, और फिर उसका अर्थ आता है। चलो ये बात भी मैं आपको समझा देता हूँ, राइट। कि पहले आपने कोई शब्द लिखा, पहले आपने कोई क्या लिखा, शब्द लिखा। तो मान लीजिए आपने लिखा दुग्ध, क्या लिखा, दुग्ध, तो ये एक शब्द है। फिर इस शब्द का स्रोत कौन सा है, यानी ये शब्द हमने कहाँ से लिया है, तो ये चूंकि तत्सम है, तत्सम है तो निश्चित तौर पर ये संस्कृत भाषा से लिया गया, ये स्रोत आता है। फिर आता है इसका व्याकरणिक स्वरूप, उस शब्द का क्या आता है, व्याकरणिक स्वरूप क्या है, वो क्रिया है, वो विशेषण है, वो संज्ञा है, वो सर्वनाम है, वो समुच्चय बोधक है, वो क्रिया विशेषण है, या वो क्रिया विशेषण के अलावा संबंध बोधक है, यानी अव्यय है, या निपात है। यानी शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। तत्सम वगैरह ये तो स्रोत हैं, ये तो 4 प्रकार के हैं, लेकिन शब्द भेद 8 होते हैं। तो दुग्ध का जो व्याकरणिक स्वरूप है वो संज्ञा है, और आप
आपको सर्वविदित है कि ये द्रव्यवाचक क्या है, संज्ञा। और लास्ट में आता है उसका अर्थ आता है, यानी ये क्या है, एक पेय पदार्थ है, कुछ भी है, उसके बारे में अर्थ लास्ट में आपको डिक्शनरी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसके पर्याय संदर्भों को भी रेखांकित किया जा सकता है। तो ये स्टेप कितने हो गए, 1 2 3 और ये 4 स्टेप होते हैं। यानी डिक्शनरी में किसी भी शब्द को अर्थ की दृष्टि से इस प्रकार देखोगे, लेकिन क्रम की दृष्टि से पहले वाले दृष्टिकोण के आधार पर आप देखोगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक नया टॉपिक जुड़ा है, डिक्शन, यानी शब्दकोश में शब्दों को देखने का तरीका, उसका आगे उसका व्याकरणिक स्वरूप, उसका स्रोत आपको लिखा हुआ मिलेगा और लास्ट में उसके अर्थ के बारे में योजना की जाएगी। ठीक है, मैं लौट के पीछे आ रहा हूं बिल्कुल इत्मीनान से। हम कोश क्रम, चूंकि न्यू है तो न्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर हमने बड़े तसव्वुर के साथ आपसे बातचीत की है, इसको मैंने यहाँ दर्शाया है बड़े अरमान के साथ, और फिर इसको फिर से आपको इसका ऑर्डर बताया है कि किस प्रकार का ऑर्डर होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है, ये मानक ऑर्डर है। इसके बाद मैंने किसी शब्द का जो किस प्रकार से फिक्स किया जाता है, पहले वो शब्द आएगा, फिर वो कौन सी भाषा का उसका स्रोत आएगा, अंग्रेजी का है, अरबी का है, फारसी का है, देशज है, संकर है, फिर वो व्याकरणिक दृष्टिकोण से कौन सा है, क्योंकि व्याकरणिक दृष्टिकोण से 8 भेद होते हैं। व्याकरणिक कोटियों के आधार पर 8 भेद होते हैं, जिसमें 4 विकारी और 4 स्वरूप अविकारी होते हैं, और फिर लास्ट में उसका आपको अर्थ द्रष्टव्य होता है। ये बात आपने ठीक से समझ ली, तो आगे बढ़ूं। यस सर। ये पूर्ववत रखा गया है शब्दों का क्लासिफिकेशन, तत्सम, तद्भव और विदेशी। चलो आपके ठीक रहा कि देशज नहीं है, क्योंकि देशज के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन है, आंचलिक शब्दों के बारे में और हाई बर्ड वर्ड के बारे में भी काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन से आपको बाहर निकाल दिया गया है। अगर व्याकरणिक अप्रोच की बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया, तो ये सारे तो विकारी हैं। तो विकारी की तो पूरी की पूरी योजना है और इनके एग्जाम्पल भी आपको देने हैं। अब आते हैं अविकारी पर। अविकारी में केवल एक ही रखा आपके, अविकारी में केवल कौन रखा है, अव्यय की बात करें तो क्रिया विशेषण ही रखा है, वह उसके भेद ये आपके हटा दिए गए हैं। संबंध बोधक भी अव्यय ये भी नहीं, समुच्चय बोधक भी नहीं और विस्मादि बोधक भी नहीं, और इसी में निपात भी इंक्लूड होते हैं, तो ये आपके लिए हटा दिया गया है। बाकी लिंग, वचन, काल और कारक पूर्ववत ही रखे गए हैं, जैसा कि पहले थे पूर्ववत ही रखे गए हैं। वाच्य हटा दिया, वॉइस, आपके लिए आसान काम हो गया, वाच्य आपके हटा दिया गया है। इसमें विद्यार्थियों को और यहाँ तक कि हिंदी में आरपीएससी में जो पेपर सेटर होते हैं उनको क्वेश्चन नहीं बनाने आते थे, किस पर, वाच्य पर। तो इस गंभीरता को भी आरपीएससी ने समझा, तो इस दरमियान आपके हट गया, बड़ी अच्छी बात आपके निमित्त। बाकी शब्द रचना हिंदी हो, आंग्ल भाषा हो, मंडारनी हो, एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, लैटिन, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, कोई भी हो, शब्दों के निर्माण की 4 फैक्ट्रियां होती हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये शब्द निर्माण का मतलब है रचना, इनके मार्फत ही हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। 4 फैक्ट्रीज ज्यों की त्यों आपके रखी गई। बाकी शब्द ज्ञान के बारे में वोकैबुलरी पावर भी आपके ज्यों का त्यों रखा गया। आगे बढ़ते हैं। वाक्य पूर्ववत रखा गया है, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, लोकोक्ति और मुहावरे यानी आइडम्स और सेइंग को ज्यों का त्यों रखा गया, उनका अर्थ एवं प्रयोग वाक्य में। ये टॉपिक आपके हटा दिया गया। विराम चिन्ह नामक जो टॉपिक है वो आपके इस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, विलोपित किया गया है। तो जहाँ विलोपित किया गया है वहाँ हमने इसको चिन्ह भी क्रॉस चिन्ह में दर्शाया है कि ये आपके ये भी विलोपित किया गया है, वाच्य भी विलोपित किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
हमारे स्काई एजुकेयर ऐप पर मेरे द्वारा हिंदी के तीनों कोर्सेज, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इसके अलावा नेट सेट और जीआरएफ का संपूर्ण पाठ्यक्रम हमारे स्काई एजुकेयर के ऐप पर उपलब्ध है। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा और बड़े तसव्वुर के साथ बड़े आधिकारिक रूप में आप तथ्यों को आत्मसात करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर खंड द्वितीय की बात करें तो शब्द शक्तियाँ, द पावर ऑफ वर्ड्स ज्यों का त्यों रखा गया है। काव्य गुण, एज इट इज, उन्हीं के भेद और उदाहरण। काव्य दोष, एज इट इज रखे गए। एक टॉपिक आपके हटा दिया गया, ये विलोपित किया गया है। काव्य की रीतियाँ नामक टॉपिक आपके विलोपित किया गया है। आचार्य वामन, काव्य रीति यानी रीति रात्मा काव्यस्यम वाला लफड़ा आपके हटा दिया गया। काव्य दोष ज्यों के त्यों रखे गए हैं। और ख़ास बात, ये अलंकार हटाना नहीं चाहिए था पर हटा दिया गया, क्योंकि मानवीकरण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये छायावाद की अपरितम विशेषता है, मुख्य विशेषता है छायावाद की, पर यह आपके हटा दिया गया है। इसकी जगह अतिशयोक्ति, और अतिशयोक्ति के 7 भेद आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन साथ में आपके एक काम और किया गया है कि एक अलंकार और जोड़ दिया गया, अपनहुति जोड़ दिया गया। तो आपके अलंकार जोड़ दिए गए 2, लेकिन अतिशयोक्ति के 7 भेदों पर आपको पूरी तरह से पढ़ना है, चाहे वो अत्यंता अतिशयोक्ति हो या त्रिस्कृत अत्यंत त्रिस्कृत अतिशयोक्ति हो, 7 भेद, या चंचल अतिशयोक्ति हो, सारे पढ़ने। अपनहुति ये 2 आपके जोड़ दिए गए, ये आपके हटा दिया गया है। राइट, तो न्यू पर हमारी बातचीत हो गई। छंद, वर्ष पर आ जाते हैं। छंद, जो तुम छंद छंद के छलिया, जो तुम बंद बंद के बंद, यानी मीटर्स। छंद बोले तो मीटर्स, पिंगला, चारिये। तो यहाँ पर एक आपके छप्पे छंद और छप्पे छंद के सम्राट नाभा दास हैं, है ना। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के शवदास, आज के कवि खद्योत समझे तय कृत प्रकाश नाभा दास। कृत भक्तमाल में इसका बखूबी से प्रयोग हुआ है, ये आपको पढ़ना है। मदाक्रांता 17 वर्णों की योजना वाला 4, 6 और 7 पर इसमें यति होती है, तो मदाक्रांता 17 वर्ण वाला आपको पढ़ना है। इसके अलावा मन हरण कवित को ही कहते हैं, एक ही बात है। इसको मन हरण ने लिखकर कवित लिख देते तो भी कोई खास बात नहीं थी, इसे हम भूल, पेपर सेटर या सिलेबस सेटर की भूल कहेंगे, या परिज्ञान का न होना कहेंगे। भूल अलग मैटर और परिज्ञान अधिज्ञान न होना अलग बात है। सवैया में आपके मतगेंद का मतलब मैं मत मालती सवैया आपके जोड़ दिया गया, कोई खास बातचीत नहीं है। यहाँ आपको एक फ़ायदा हुआ है। सर कौन सा फ़ायदा हुआ है? सवैया के 11 भेद होते हैं। सवैया के कितने भेद होते थे? 11। मदिरा, मालती, सुमुखी, है ना, अरविंद, अरसात, सुंदरी, है ना। तो ये जो 11 भेद होते थे, मदिरा, मालती, तमाम, सुमुखी, 11 भेदों में केवल आपको एक ही पढ़ना है, तो आपके तो फ़ायदा हो गया। मैं मालती और मैं मतगेंद, एक ही बात, आपको एक ही पढ़ना है। 11 में से केवल आपको मालती ही पढ़ना है। तो 23 वर्णों की योजना मालती में होती है, वो आपको पढ़ना है। रस का स्वरूप आपके ज्यों का त्यों एज इट इज रखा गया है। 3 छंद आपके नए जोड़े गए हैं, और सवैया पहले भी आपके इंक्लूड था, तब आपको 11 पढ़ने पड़ते थे। तो यहाँ सिलेबस कम हुआ है। सिलेबस क्या हुआ है? कम, 10 हटा दिए और 2 नए जोड़ दिए। तो इसका मतलब आपको 10 का 8 का फायदा यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास एज इट इज रखा गया है, लेकिन यहाँ एक बात द्रष्टव्य है, देखने योग्य है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पूर्व आधुनिक काल, और नीचे लिख दिया हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल। इसका तात्पर्य ये है कि अगर 30 प्रश्न इसमें आएंगे, 30 क्वेश्चन इसमें आएंगे, तो लगभग आधुनिक काल में भी 30 ही आएंगे। इसका तात्पर्य ये है, अगर इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे तो 35 के आसपास क्वेश्चन ही इसमें आएंगे। तो ये बराबर रख दिए गए, यानी ये तीनों काल एक तरफ और आधुनिक काल एक तरफ। मैं समझता हूँ इस बात को आप समझ गए होंगे।
गद्य विधाओं में आपके एक विधा को विलोपित किया गया है। सर कौन सी विधा को आप यहाँ देख रहे हैं? संस्मरण को आपको हटा दिया गया है क्योंकि संस्मरण और रेखा चित्र में एक तो अंतर कर पाना विद्यार्थियों के लिए और टीचर्स के लिए भी बड़ा दिक्कत वाला है जो पेपर सेटर होता है। और कुछ कहानियाँ भी संस्मरण स्वरूप में होती हैं तो वहाँ बड़ा विवाद होता है, तो उसको हटा देना आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा निश्चित तौर पर। आगे बढ़ें। हिंदी भाषा उद्भव और विकास को ज्यों का त्यों रखा गया है, लेकिन पहले भी अगर इस टॉपिक को पढ़ते तो हमें राजस्थानी की प्रमुख बोलियां पढ़नी ही पड़ती अगर ये टॉपिक नहीं लगाते। तो इसका तात्पर्य है कि थोड़ा अधिक इस पर जोर दिया जाएगा, थोड़ा अधिक बलाघात इस तथ्य पर किया जा सकता है। बलाघात वैसे भाषा विज्ञान का नियम है वर्णों पर जोर देना, लेकिन यहाँ बलाघात का मतलब है इस टॉपिक पर थोड़ा आपसे डीपली पूछा जा सकता है। राजस्थान की प्रमुख बोलियां, बाकी देवनागरी लिपि का मानकीकरण और तमाम तथ्यों पर आपसे बातचीत होगी। ये पूर्ववत रखा गया। ये पोर्शन भी आपके एज इट इज रखा गया है। कबीर ग्रंथावली, कबीर तो उजाड़ का फूल है जो किसी माली की देखरेख में विकसित नहीं हुआ। लू और बारिश के थपेड़े उसके साथ संघात करते रहे पर उसकी गंध कभी मंद नहीं पड़ी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके दोस्तों, तो ये ज्यों का त्यों यहाँ भी आपके एज इट इज रखा गया है, पूर्ववत रखा गया है। लेकिन सर लेकिन क्या? यहाँ स्टार आप देख रहे हैं। हाँ सर, पहले ये परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित थी। किसके द्वारा? पहले ये परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा संपादित थी। राइट, किसके द्वारा? परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा संपादित थी। लेकिन अब क्या है, इसके संपादक बदले में शंभू सिंह मनोहर, तो उसके बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि क्योंकि आपको मीरा के ही पद पढ़ने हैं और मीरा तो मरुस्थल की मंदाकिनी है। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि मीरा तो मरुस्थल की मंदाकिनी है। आचार्य शुक्ल कहते हैं मीरा का संपूर्ण काव्य विरह से भीगा हुआ और आंसू से सना हुआ है। तो ये इसमें केवल संपादक बदला है, केवल संपादक नए जोड़ दिए गए शंभू सिंह मनोहर, बाकी ज्यों का त्यों है। आगे बढ़ते हैं। यह आपके ज्यों का त्यों रखा गया है, लेकिन पहले प्रथम सर्ग हुआ करता था। आपके कुरुक्षेत्र का पहले प्रथम सर्ग हुआ करता था जिसको हटा दिया गया और एक नया सर्ग छठा सर्ग न्यू आपके जोड़ दिया गया है। ओके, इस पर और ज़्यादा बातचीत हमें पढ़ेंगे तब करेंगे। ये ज्यों के त्यों पूर्ववत हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक नई कहानी मनु भंडारी की यही सच है इंक्लूड कर दी गई है और ये 3 टॉपिक हटा दिए गए। उजाले के मुसाहिब, पटाक्षेप नहीं होगा और यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका, ये तीनों के तीनों हटा दिए गए हैं। तो यहाँ भी आपके बिल्कुल फायदे का सौदा ही हुआ है, क्योंकि इन रचनाओं में पुनरावर्ती और अति काल्पनिक तथ्य उजागर हो रहे थे। तो यहाँ आपके ठीक है, एक नया जोड़ा गया, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक ये जोड़ा गया। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस की जगह ये जोड़ा गया। आषाढ़ का एक दिन का नायक कालिदास है और नायिका है मल्लिका। ये मल्लिका शेरावत नहीं, मल्लिका। कालिदास मल्लिका से प्यार करते थे और उनका प्यार आषाढ़ के महीने में एक खेत में काम करने के दरमियान हुआ, जब खेती में बीजारोपण होता है। तो कालिदास पर आधारित है आषाढ़ का एक दिन। कालिदास में ली छोटा आएगा, ध्यान रहे। कालिदास और उनकी प्रेमिका हैं मल्लिका। आ जाए बाहरों की मल्लिका, मौसम बदल जाए दिल का, वो नहीं है। ये नायिका है और ये नायक। ठीक है, मोहन राकेश का है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साथियों और प्रिय विद्यार्थियों। 3 ग्रेड का कोर्सेज, हिंदी में बेहतरीन कोर्सेज, चूँकि विद्यार्थी के पास एक लिमिट का एक पैसा होता है और उसमें उसको काम चलाना होता है। तो भर्तियां तीनों एक साथ आ गई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। तीनों का आपको केवल और केवल महज और महज, फ़कत और फ़कत, सिर्फ और सिर्फ
₹3500 में हमारा तीनों ग्रेड का कोर्सेज, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड। इसके अलावा वैलिडिटी भी आपको 18 माह की दी जा रही है। तो मैं समझता हूं कि आप हमारा स्काई एजुकेयर का ऐप डाउनलोड करके एक बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे और सार्थक परिणाम हमें देंगे। खंड तीसरे की बातचीत करें तो हिंदी शिक्षण और शिक्षण विधियों में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है, उन्हें एज इट इज़ रखा गया है, यानी ज्यों का त्यों रखा गया। इसमें कोई भी चेंज आपके दोनों खंडों में ए और आ किसी में भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपके 300 अंकों का विधान है, ये आपको सर्वविदित है और 150 क्वेश्चंस पर आपसे मल्टीपल चॉइस पर आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आपसे बातचीत होगी। ये आप पहले से पूर्ववत जानते हैं। प्रिय दोस्तों और साथियों, मेरी 3 किताबें हैं, काव्य शास्त्र भारतीय एवं पाश्चात्य, हिंदी साहित्य का प्रश्नात्मक इतिहास, सुबोध हिंदी व्याकरण। इसके निमित्त आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, दिए गए दूरभाष नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको डाक के मार्फत आपको भेज दी जाएंगी। अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पर भी ये आपको उपलब्ध रहेंगी। और राइट, आगे बढ़ते हैं। फिर से आप इसको देख लें, वैलिडिटी पर गौर कर लें, 18 माह की और तीनों ग्रेड का बेहतरीन कोर्सेज और समय समय पर उसकी परिनिष्ठता और बदले हुए मिजाज पर भी गौर किया जाएगा। आरपीएससी ने जिस तरीके से कुछ पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव किया, आरपीएससी ने तो नहीं किया, पेपर सेटर का अपना एक नज़रिया जो बदला है, ये थोड़ा ने पढ़कर विद्यार्थी सभी टॉपिक को पढ़े और उनको एक साथ अनुसूचित करके उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएं। अर्थात कथन पर आधारित प्रश्न आते हैं तो वहाँ निर्धारण करना थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाता है और आप हमारे ऐप पर आएंगे तो इस कठिनता को भी दूर कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वही बातचीत आप इसको देखें। दोस्तों, फ्री डेमो, अगर आपको क्लासेस देखनी है हमारे स्काई एजुकेयर पर तो आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। स्काई एजुकेयर का ऐप डाउनलोड करें, डेमो क्लासेस देखें और किसी भी असुविधा या तकनीकी समस्या का सामना अगर आपको इसको ऐसा करने में करना पड़े तो दिए गए दूरभाष नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप हिंदी जगत में उस बेहतरीन पद की प्राप्ति आप करेंगे जिसके निमित्त आप प्रयासरत हैं और जिस लगन के साथ आप उस कार्य में रत हैं उसका परिणाम आपको मिलना चाहिए। नहीं तो राम की शक्ति पूजा की तरह, जैसे भगवान राम ने कहा था ना कि धिक्क जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक्क जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक्क साधन जिनके लिए सदैव किया शोध। तो इस धिक्कारपूर्ण जीवन से बचने के लिए बेहद ज़रूरी है। बाद में भगवान राम ने भी शक्ति की आराधना की, शक्ति की साधना की और अपने निश्चित निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया। तो मैं समझता हूँ कि समय समय पर हम बहुत सारे परिवर्तन इसमें करते रहेंगे और ये आपके निमित्त हमारा एक ऐप है और दूरभाष नंबर यहाँ संभवतः आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मैं आपका डॉक्टर साहिल गुर्जर सभी विद्यार्थियों का पुनः फिर से स्वागत करता हूं और इस आशा के साथ कि आपने इस तथ्यात्मक विवेचन को और मेरे द्वारा की गई इस विवेचना को ठीक से अनुसूचित किया होगा। जय हिंद, जय भारत।